रावी की आंखों में रात भर नींद नहीं आई थी। हवेली के हर कोने में जैसे अदिति की परछाई मंडरा रही थी। उसकी मौत अब सिर्फ एक अफसोस नहीं, एक पहेली बन चुकी थी। सुबह हल्की धूप कमरे की खिड़की से छनकर आ रही थी, मगर रावी के दिल पर अब भी स्याह बादल थे। वो बिस्तर से उठी और अलमारी के कोने में रखे उस पुराने लकड़ी के बक्से को देखने लगी जो कल तहखाने से लाई थी। बक्सा खोलते ही एक मध्यम सी महक फैली, गुलाब और पुराने कागजों की। उसमें ढेर सारी चीजें थीं, कुछ जर्नल्स, एक जंग लगे पेंडेंट की चैन और एक मखमली कपड़े में लिपटी डायरी। रावी धीरे से बुदबुदाई, अदिति, तुमने आखिर क्या छिपाया था? उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर अदिति की लिखावट में बस एक पंक्ति थी, जिसे मैंने जान से ज्यादा चाहा, वही मेरे अंत का कारण बना। रावी का दिल जोर से धड़कने लगा। हर पन्ने पर भावनाओं की उथल-पुथल थी। अदिति की मोहब्बत थी, जुनून था और एक अनकहा डर जिसे अदिति खुद नहीं समझ पा रही थी। रावी को हवेली में आए लगभग 2 महीने होने लगे थे और अब तो आरके भी उसे घर में घूमने, गार्डन में जाने से रोकता नहीं था। बस इजाजत नहीं थी तो घर से बाहर कदम रखने की। पर अब अदिति भी जाना नहीं चाहती थी। अब तो उसके अंदर जो सवालों का तूफान चल रहा था उसे शांत करना था। रावी अब कुछ जवाब चाहती थी। वो जानती थी, इस घर में कोई तो है जो अदिति की मौत की असल वजह जानता है, और वो थी आरके की माँ, गायत्री देवी। रावी ने नौकरों से आरके की माँ के बारे में जानकारी ली। गायत्री देवी अक्सर अपनी पुरानी किताबों और मंदिर में ध्यान में खोई रहती, पर उनकी आंखों में हर बात छुपी होती थी। रावी ने एक नौकर से आरके की माँ से मिलने की गुजारिश की। रावी ने विनती की कि बस ये मैसेज कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, गायत्री देवी तक पहुँचा दो। नौकर ने हाँ में सर हिलाया और दूसरे ही दिन बताया कि गायत्री देवी ने दोपहर 3 बजे रावी को पीछे वाले बगीचे में बुलाया है। रावी का वक्त आज कट ही नहीं रहा था। 2:45 बजे ही रावी पीछे बगीचे में पहुंच गई और इंतजार करने लगी, पर कुछ था जो उसके साथ था, वो अकेली नहीं थी। वो इधर उधर देखने लगी, तभी एक 55 से 60 के बीच की लेडी आती दिखी। चेहरा शांत गहराई लिए हुए और ममता से सराबोर। जैसे ही वो पास आई, रावी ने उनके पैर छुए। उन्होंने भी रावी को बड़े प्यार से सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। गायत्री देवी, धीरे से रावी की आंखों में देखते हुए, तुम उस लड़की की तरह हो जो खुद को झूठ के पर्दे में ढूंढने निकली है और सच उसे जला सकता है। रावी, आप सच जानती हैं, है ना? अदिति की मौत वो बस एक हादसा नहीं था। प्लीज बताइए ना। गायत्री देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रावी का हाथ थामा। गायत्री, मैंने उसे बेटी की तरह चाहा था, पर वो आग थी और आरव उससे बहुत प्यार करता था। आरव उस आग में हर दिन जलता जा रहा था। उसकी मोहब्बत, उसके अंदर का अंधेरा और उसका अतीत, सब मिलकर उसे नष्ट कर रहे थे। रावी, क्या आप जानती हैं वीर कौन था? अदिति हर जगह उसी का जिक्र करती है। गायत्री चुप हो गई। उनके होंठ हिले लेकिन आवाज नहीं निकली। वो बस इतना कह सकी, कुछ नामों का जवाब वक्त देता है। अभी सिर्फ इतना जान लो कि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो, वहां मोहब्बत सिर्फ गुलाब नहीं, कांटे भी रखती है। रात हवेली की छत पर। रावी अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। डायरी के हर शब्द, गायत्री जी की हर बात और आरके का हर पल एक नई गहराई में खींच रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे। रावी छत पर अकेली खड़ी थी, तभी उसके पीछे किसी की आहट हुई। वो पलटी। आरके खड़ा था, स्याह शर्ट में, आंखों में थकान और चेहरे पर वही रहस्यमयी गहराई। आरके, धीरे से, कभी कभी सोचता हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? क्यों आई हो? कौन हो? डरती क्यों नहीं मुझसे? रावी, शायद इसलिए क्योंकि अब डर मुझे सच से लगता है, तुमसे नहीं। आरके उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी चाल में वो दहशत नहीं थी जो पहली बार थी। उसके हाथ में एक छोटी सी बॉक्स थी। आरके, तुम्हारे लिए कुछ है। रावी ने बॉक्स खोला। एक बेहद पुरानी चूड़ी जो शायद अदिति की थी। आरके, ये वो चूड़ी है जो अदिति ने आखिरी बार पहनी थी। शायद अब इसे तुम संभाल सको, उस कहानी को नहीं दोहराने के लिए।
रावी ने पहली बार आरके की आंखों में पानी देखा और शायद पश्चाताप भी। रावी एकटक आरके को देख रही थी, जैसे वो उसकी आंखों में कुछ तलाश रही हो। और आरके रावी को ऐसे देखते हुए देख रहा था, वो उसकी आंखों में खो जाना चाहता था। वो आगे बढ़ा और रावी को उसने कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया, इतने पास कि दोनों की सांसें, धड़कन सब एक हो गई। आरके ने रावी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूसने लगा जैसे कई जन्मों से प्यासा हो। आज रावी ने भी पूरा साथ दिया, क्योंकि रावी उस टूटे हुए आरके के दर्द से जुड़ रही थी। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई और दोनों उसमें भीगने लगे। रावी की सांसें भारी होने लगी और आरके ने जब ये महसूस किया, उसने रावी के होंठों को छोड़ दिया, पर अब भी उसने रावी को नहीं छोड़ा था। वो रावी को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था। रावी के ऊपर पानी की बूंदें, गीले बाल उसे दीवाना कर रहे थे। आरके ने रावी को गोद में उठा लिया और कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने पैरों से डोर क्लोज किया और रावी को बेड पर लिटा दिया और धीरे से खुद उसके ऊपर आने लगा। पर तभी रावी ने उसे रोका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आरके को समझते देर नहीं लगी कि अभी रावी इसके लिए तैयार नहीं है। उसने अपने सर में मारा और मुस्कुराया। ना जाने कितनी ही लड़कियां उसके एक इशारे में उसके बिस्तर में बिछने को तैयार रहती है, पर आरके कभी किसी की तरफ देखता भी नहीं और जिसे आरके चाहता है वो उसे पास आने नहीं दे रही। आरके सोच ही रहा था कि रावी चेंज करके आ गई थी। उसने हल्की गुलाबी रंग की मिडी पहनी थी, जो उसे आरके ने ही ला कर दी थी। इसमें रावी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। एक बार फिर आरके की आंखें रावी पर ठहर गई, पर अगले ही पल रावी की आवाज ने उसे होश में लाया। तुम भी अपने चेंज कर लो, गीले हो, तबीयत न बिगड़ जाए। आरके ने हाँ में सर हिलाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शॉवर के नीचे खड़ा आरके अभी भी छत में अपने और रावी के करीब होने की गर्माहट को महसूस कर मुस्कुरा रहा था। इधर रावी खिड़की के पास खड़ी बारिश की बूंदों में रहस्यों की अनसुलझी पहेली के जवाब ढूंढ रही है। रावी और आरके के बीच कुछ था जो शब्दों से परे था, एक अजीब रिश्ता, डर और खिंचाव के बीच का, नजदीकी और फासले का। अगली सुबह रावी को डायरी में एक कोड मिला, एक भूरे रंग का लिफाफा जिसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, वीर अब भी जिंदा है। अब क्या रावी उसे ढूंढ पाएगी, या वो खुद एक ऐसे खेल में फंस चुकी है जहां बाहर निकलने का रास्ता नहीं। भाग 5 जल्द ही।